अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत आप कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं और ये पॉइंट बेस जो है पॉइंट सिस्टम के तहत चलता है प्रोग्राम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे ऐसे दोस्त जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक बड़ा अहम है। ये है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के बारे में। ये इनफैक्ट एक पॉइंट बेस जो है इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इसमें एक्चुअली 100 पॉइंट्स होते हैं एंड आउट ऑफ 100 यू हैव टू स्कोर 67 पॉइंट मिनिमम, जो कि आपको पास होने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आप ज़्यादा कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें इस तरह है, थोड़ी सी डिटेल के थोड़ा सा मैं बताता जाता हूँ कि पॉइंट्स को किस तरह यानी उन्होंने किया हुआ है डिवाइड। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है एज का। ठीक है, इसमें 12 पॉइंट्स होते हैं। इसमें इस तरह कंसीडर किया जाता है एज को कि 18 से लेके 35 जो है वो आइडियल एज कंसीडर की जाती है। ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम पॉइंट गेन कर सकते हैं। उसके बाद आप जितनी यानी आपकी एज ऊपर जाएगी उतने आपके पॉइंट यानी कम होते जाएंगे। तो ये था पहला पॉइंट। इसके बाद आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके होते हैं 15 पॉइंट। इसमें इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जिस भी स्किल बेस पे अप्लाई किया है तो उसका आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, तो उसमें आपका जितना अच्छा वर्क एक्सपीरियंस होगा आपके उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, यानी आउट ऑफ 15 आप उतने मैक्सिमम पॉइंट्स स्कोर करने में कामयाब होंगे। हो सकता है आप 15 ही स्कोर कर लें अगर आपकी इतनी अच्छी यानी उसमें एक्सपीरियंस हो और इतनी अच्छी स्किल में आप अप्लाई कर रहे हो और आपका ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो अपनी कंसर्न यानी जो भी है जॉब उसमें। तो इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जो लास्ट 10 ईयर है ना, उसमें आपको 1 साल कंटिन्यूस आपने यानी काम किया हो आउट ऑफ 10 ईयर्स, और एटलीस्ट 1566 आवर्स आपने जो है वो यानी कंटिन्यूस काम किया हो। ठीक है, और ये पेड जॉब हो, कोई वॉलंटियर जॉब ना हो। ठीक है, तो तब वो इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जितना आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप उतने मैक्सिमम पॉइंट्स स्कोर करेंगे। चले चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। तो अगला पॉइंट आ जाता है एजुकेशन का। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो पॉइंट्स है वो 25 है। इसको इस तरह काउंट करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने जस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसके भी आपको अच्छे पॉइंट मिलेंगे, मगर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मतलब एक्स्ट्रा मतलब आपकी क्वालिफिकेशन है मास्टर लेवल पे, ठीक है, तो उसमें या आपने जैसे एमफिल किया हुआ है तो उसमें यह है कि आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे, यानी 20 आउट ऑफ 25 आप मैक्सिमम यानी पॉइंट हासिल करने में कामयाब होंगे, जो आपके कह सकते हैं कि इमिग्रेशन हासिल करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। अच्छा, अगला पॉइंट आ जाता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, कि इसके 28 पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये 4 आपकी जो होती है ना यानी स्किल्स इसमें लैंग्वेज में वो देखी जाती हैं। और उसमें एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि जैसे कनाडा में इंग्लिश भी है और फ्रेंच भी है। ठीक है, लैंग्वेज जो ऑफिशियल यूज़ की जाती है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश के साथ साथ आप फ्रेंच भी आपको आती है तो फिर आप इसमें मैक्सिमम नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि इसमें आपको ना CLB जो कि बनता है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, वो आपको CLB 7 एटलीस्ट हासिल करना पड़ता है। ठीक है, और उसमें आप समझ लें आपको आइल्स में एटलीस्ट 6 पॉइंट्स जो है ना वो हर चीज़ में स्कोर करने होती हैं, यानी लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग में। ठीक है, एटलीस्ट ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर कर लें तो आपका केस ज़्यादा मजबूत होगा। ये मैं मिनिमम आपको सारे बताता जा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें आपके यानी मैक्सिमम फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 28 पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आपकी इसमें भी अच्छे पॉइंट्स आ जाएं, साथ आप इंग्लिश के साथ फ्रेंच भी आपको आती हो, तो फिर आप मैक्सिमम नंबर स्कोर करने में कामयाब होते हैं और ये आपकी इमिग्रेशन हासिल करने में बिलीव करें बहुत हेल्पफुल साबित होता है। आप कह सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने 67 स्कोर करने हैं आउट ऑफ 100। अगर आप मोर देन 67 स्कोर करते हैं यानी आप 80 स्कोर करते हैं, 90 कर लेते हैं, तो यानी आपका समझ लें केस 99% हो जाता है।
तो इसलिए आपने ये नहीं करनी कोशिश कि यार वो मिनिमम जितने जितने हैं मैंने बस उतने करने हैं, नहीं, आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम करने की, ठीक है, फिर आपका केस स्ट्रांग होगा इमिग्रेशन के लिए। तो इसके बाद आ जाता है अडॉप्टेबिलिटी। ये है कि फॉर एग्जांपल आप अपने साथ स्पाउस को भी ऐड करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो इससे आपके 10 नंबर का इजाफा हो जाता है, यानी मैक्सिमम 10 नंबर है, उसमें फिर डिपेंड करता है कि आपके केस के मुताबिक कि आप कितना यानी इसमें स्कोर करने में कामयाब होते हैं। इसके बाद अगला नंबर आ जाता है 5 जो कि है अरेंज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसके भी 10 नंबर है मैक्सिमम। से फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अरेंज एम्प्लॉयमेंट है ना ऑलरेडी, तो आपको फिर सफिशिएंट फंड्स जो है ना वो दिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपके पास अरेंज एम्प्लॉयमेंट नहीं है या वहाँ पे कोई ऐसा यानी लीगल काम करने का कोई वर्क परमिट या कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये अप्लाई करते हुए कनाडा के लिए, तो फिर आपको सफिशिएंट फंड्स चाहिए होती हैं ये शो करने के लिए कि आप किस तरह अपनी फैमिली को वहाँ सेटल डाउन करेंगे। आखिर आपने यहाँ आना है तो यहाँ के खर्चे भी तो हैं ना, फौरी तो नहीं आते आपकी इनकम शुरू हो जानी, ठीक है ना। तो इसलिए अगर तो आपके पास अरेंज एम्प्लॉयमेंट है तो उससे आपको ये बेनिफिट होता कि फिर आपको वो फिर यानी जो है फंड्स वगैरह वो शो करने की जरूरत नहीं रहती। उन्हें पता होता कि यार इस बंदे को ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट की जो है वो अरेंजमेंट है, इससे जाती इसकी जॉब शुरू हो जानी है, तो इसको कोई ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है अपने जो सफिशिएंट फंड्स हैं वो शो करने की। थोड़े बहुत तो सारी बात आपने करनी होगी, मगर वो यानी फिर रिक्वायरमेंट नहीं रहती इतनी अगर आपके पास ये हो, तो इसलिए इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हैं तो इसके 10 नंबर, मगर इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, इमिग्रेशन में एक नंबर बड़ा काउंट करता है। आप बिलीव करें अगर आपका एक नंबर भी कम है ना 67 से, आपका केस नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। आप कहते हैं कि यार मैं जॉब कैसे वहाँ तलाश करूँ, मुझे कैसे जॉब ऑफर मिलेगी, तो उसके लिए यार आप ऑनलाइन जाएं, वहाँ जॉब पोर्टल होता है, वहाँ पे यानी जॉब सर्च करें। इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं से अगर आपकी अच्छी स्किल है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, आपको कहीं ना कहीं से जॉब ऑफर मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और यानी पॉइंट आ जाता है, अक्सर मेरे दोस्त ये पूछते हैं कि यार ये कितना टाइम लगता है, तो भाई इसको यानी कह लें कि 31 मंथ्स लगते हैं, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी ओरिजिन कंट्री से, आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, और यकीनन आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। तो ये 31 मंथ से लेकर जितना भी टाइम लग जाए, 30 मंथ भी लग सकते हैं, 25 मंथ्स भी लग सकते हैं, इससे जल्दी भी आ सकता है, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। तो ये यानी चंद बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा मैं आपको बताता चलूँ, ऐसा यानी पॉइंट्स सिस्टम के तहत ऐसा एक इमिग्रेशन हासिल करने का तरीका है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई स्किल्ड जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई स्किल्ड पर्सन है, किसी ख़ास फील्ड में आपकी यानी महारत है, और वो ख़ास जो है स्किल्ड वो यहाँ मेंशन है इनकी वेबसाइट पे कि ये हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए, ठीक है ना, तो बिलीव करें ये बेस्ट तरीका है, बजाय कि बंदा यहाँ आए किस तरह बाई हुक एंड क्रूक या जैसे भी वो वीज़ा लेके विजिट, फिर यहाँ वो रिफ्यूजी अप्लाई करता पड़े, फिर ये वो फिर LMA के चक्कर। यार ये बेस्ट तरीका है मेरे मुताबिक। अगर आप क्वालिफाइड पर्सन हैं, पढ़े लिखे हैं, आप कोई स्किल्ड हैं पर्सन, ठीक है, आप किसी ख़ास ऐसी स्किल जॉब में मतलब आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो बिलीव करें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यानी ये वो तरीका है कि अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं ना, तो बिलीव करें आपकी PR की एप्लीकेशन वहाँ से मंजूर हो जाती है। आप जब यहाँ आते हैं ना, आपको जो वीज़ा मिलता है वो इमिग्रेशन का जो वीज़ा मिलता है आपको, ठीक है, आप जब यहाँ आते हैं ना तो वो इमिग्रेशन के थ्रू आते हैं, आप विजिट वीज़े पे नहीं आते, आप बाकायदा एज ए इमिग्रेंट यहाँ आते हैं, और कुछ दिनों बाद जब आप आते हैं तो मेल में आपका PR भी आ जाता है। ये इतना क्विक तरीका है, अगर प्रोवाइडेड कि आप स्किल्ड पर्सन हैं और आप ये स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, और आप यानी कि ये चीज़ का प्रूव करने में भी कामयाब हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे लैंग्वेज के देखे कितने ठीक ठाक पॉइंट्स हैं, तो अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है इस दौरान, मैं ऐसे यकीन करें मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले थे, उनको सिर्फ इंग्लिश आती थी, उन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की और साथ फ्रेंच भी टिकी, और मैंने कहा सर आपको तो फ्रेंच आती नहीं, उन्होंने कहा यार इसके इतने ज़्यादा पॉइंट हैं, मेरा केस आसान हो जाएगा, मैंने फ्रेंच सीखनी शुरू कर दी है। और आप बिलीव करें
जब तक उनकी बारी आई वो ठीक ठाक उनको फ्रेंच आती थी। और फिर नेक्स्ट जब उनकी मेरी मुलाकात हुई है ना, तो इधर पीरसन एयरपोर्ट पे हुई थी जी, वो आ गए थे इधर इमिग्रेशन लेके। तो उन्हें भी बड़ा शौक था। खैर कहने का, यानी कहने का मकसद है कि आपके अंदर शौक और जज्बा होना चाहिए, ठीक है। तो बताने का ये मकसद है कि यार आपके अंदर ये शौक और जज्बा है ना, तो आप किसी भी एज में ये मतलब लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये कोई ऐसा मतलब एज बैरियर नहीं है इसमें। अब उनको इतना शौक था, इतना उनको मतलब उनके अंदर वो एक किस्म का कह लें कि एक स्पार्क था। उन्होंने कहा यार नहीं, मैं सीख लूँगा। उन्होंने कहा यार मैक्सिमम लेवल ही मैं कम से कम मीडियम लेवल तक भी कर लूँ, मैं कुछ तो नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाऊँगा ना एक्स्ट्रा। और वही हुआ। उन्होंने मतलब जितनी उनको आती थी उन्होंने उतने नंबर हासिल किया, वो ऐड हुए उनके यानी पॉइंट्स में, उनकी इमिग्रेशन हो गई। तो आपको ये बताने का चीज़ें मकसद है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ना वहाँ एक एक नंबर काउंट करता है। तो प्लीज़ आपने इन सब चीज़ों पर गौर करना है, ठीक है। और इनको ऐसे नहीं समझना कि चलो यार लैंग्वेज मैं एन कर लाँगा, बाद एरे चो एन में कर लाँगा। लाजमी नहीं जितने आप समझ रहे हैं उतने आप कर भी लेंगे, जिसमें आप समझते आप ज़्यादा फेवरेट है, ऐसा नहीं है। इसलिए हर जितने मैंने आपको बताए हैं ना ये 5-6 पॉइंट्स, इन सब पर आपने तवज्जो देनी है और कोशिश करनी है इनमें से मैक्सिमम जो हैं आपने पॉइंट स्कोर करने हैं, याद रखें। तो एक दफ़ा जब आप सबमिट कर देते हैं ना उसमें अपनी एप्लीकेशन, तो उसमें उसके बाद फिर जो मैक्सिमम नंबर स्कोर करते हैं ना कैंडिडेट्स, फिर उनको वो यानी कि वो लेटर जारी करते हैं कि आप जाएं और इस तरह इमिग्रेशन के लिए अपना अप्लाई करें और इस तरह वीज़ा आपका प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर लोग जो अप्लाई करते हैं वो नहीं स्कोर कर पाते ये पर्टिकुलर जो है इनके जो है मिनिमम जो स्कोर का लेवल, तो वो रह जाते हैं। और इवन मैं बता रहा हूँ अगर मिनिमम आपने टच कर भी लिया ना उसका स्कोर, तो उसमें भी फिर आपके चांसेस तो होते हैं, मगर मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ना आप इसको समझे कि आप मैक्सिमम की तरफ जाएं, क्योंकि उन्होंने उसके बाद जो मैक्सिमम स्कोर वाले कैंडिडेट है ना उनको सिलेक्ट करना है। हाँ आपकी लक है उस दौरान अगर मैक्सिमम स्कोर वाले नंबर कम हो, जैसे कॉलेजों में यार मेरिट की लिस्टें बनती हैं, तो तीसरी लिस्ट भी आ जाती है, तो बाज बेचारे जो पहली दूसरी तीसरी में नहीं आते वो तीसरी में भी आ जाते हैं, ठीक है ना। वो एंड में एक और लिस्ट इशू हो जाती है कि यार वो मतलब इस दफ़ा ज़रा मेरिट कम हुआ है तो हमें और अभी स्टूडेंट चाहिए, सीटें भी बढ़ी हैं। तो इस तरह इधर हो सकता है, मगर आप चांस क्यों लेती हैं? आप वो काम करें जिसमें आपके काम होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश करें मैक्सिमम पॉइंट स्कोर करने की, ना कि आप मिनिमम को यार ठीक है मेरा 67 हो गए ना, आई एम गुड टू गो। भाई वो आपकी 67 नज़र में हुए हैं ना, हो सकता है जब आपकी वहाँ जाए प्रोसेस के लिए, ठीक है, आपकी ये जो है फाइल, तो उधर आप कुछ चीज़ों में ठीक हो, कुछ में ना पूरे कर पा रहे हो। तो चले बताने का ये मकसद था कि ये कुछ चीज़ें थी जिनको मेरे बहन भाई अपने जेहन में रखें और इन पर मेहनत करें। ये बहुत अच्छा स्किल वर्कर प्रोग्राम है, इसके तहत आप आसानी से सही लीगल तरीके से वहाँ से इमिग्रेशन लेके आ सकते हैं अपने मुल्क से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं एक दो छोटे छोटे ज़िमनी सवाल भी ज़रा इसमें मैंने कहा चलें कवर करता। तो मेरे एक भाई ने सवाल किया था कि मेरा इस तरह ना रिफ्यूजी का मैं असाइलम सीकर हूँ, तो मेरा ना मैंने इस तरह अप्लाई किया था वर्क परमिट और वो इस तरह ना रिफ्यूज़ हो गया। तो ब्रदर अव्वल तो ये वर्क परमिट इतनी जल्दी रिफ्यूज़ नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर फॉर सम रीज़न मे भी हो गया है, हो भी जाता है, मगर अमूमन दे दिया जाता है। बट एनीवे अगर हो भी गया है तो उसका तरीका ये होता है कि अब आप फेडरल कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू में जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है फेडरल कोर्ट में जाने के लिए आपको एक लॉयर की सर्विसेज जो हैं वो हासिल करनी पड़ेंगी, और एक प्रोफेशनल पर्सन ही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। उसकी वजह पता क्या होती है, उन्होंने आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको कवर करना है, आपके जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करके वहाँ मतलब बयान करना है, और मैक्सिमम कोशिश होती है उनकी कि यार वो अपने क्लाइंट के लिए बेहतर परफॉर्म करे वहाँ पे, और उनके क्लाइंट को वो चीज़ मिल जाए जिसके लिए वो बेचारा इतनी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अच्छा लायर करते हैं, वो अच्छे तरीके से आपका केस प्रेजेंट करता है। तो चले, एक तो ये सवाल हो गया। इसके अलावा एक सवाल किया था मेरी एक बहन ने कि आप इस तरह वीडियो एक बनाएं कि अगर कोई इस तरह विडो और उसके बच्चे हों तो वो विज़िट वीज़ा पे किस तरह जा सकते हैं। तो इस तरह है मेरी बहन की, इसके लिए कोई ख़ास तो कुछ स्पेशल नहीं है तरीकाकार को, मतलब कि कोई ख़ास वीज़ा वो इशू करते हो इस पर्पज़ में, ऐसा कुछ नहीं है।
आप इसी तरह एक विजिटर के तौर पे अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि एक आम विजिटर अप्लाई करता है, उसके लिए वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी अच्छी यानी बैंक स्टेटमेंट हो, आपकी अच्छी जॉब हो, नहीं है तो अच्छा बिजनेस हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी तमाम वीडियोस खैर मेरे उसमें चैनल पे पड़ी, आप डिटेल में देख सकती हैं। तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर आपकी ये चीज़ें कम है तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट आप चांस पे ही होते हैं। तो चांस पे आपको पता ही कितना के चांस है आजकल। तो दूसरा, इससे पहले मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम था, तो अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्राम 2019 में ना कैप कर दिया इन्होंने ना, क्योंकि यकीनन ये दोबारा खोलेंगे, क्योंकि यहाँ नैनीज़ की बहुत ज़्यादा यानी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो ये पर्सनल केयर गिवर प्रोग्राम था, मैं आप बिलीव करें जो किसी प्रोग्राम में फिट नहीं ना होता था बंदा, वो इसमें फिट हो जाता था। तो ये एक दो छोटे छोटे सवाल थे, मैंने कहा चलो ज़िम्नन इसको भी ना थोड़ा सा ऐड करता चलूँ, ताकि मेरे ऐसे कई बहन भाई जो ऐसी सेम सिचुएशन से गुजर रहे थे उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। तो चले दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।